दोस्तों जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी लोगों का यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। ये हमारा यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच, जिसमें आज 5वां क्लास आप लोगों के बारे में डिस्कस किया जाएगा और इसमें आप लोगों को आयुर्वेदिक औषध निर्माण के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो क्लास अभी भेषज कल्पना इत्यादि का चला, उसमें आप लोगों को शुरुआती जानकारी दिया गया कि भेषज निर्माण क्या है, कैसे किया जाता है, कितने फॉर्मेट में होता है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। उसी को यहाँ पर और विस्तृत रूप में आप सभी लोगों को समझाया जाना है। तो जैसा कि अब हमारा ये क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें हम आयुर्वेदिक औषध निर्माण के बारे में आप लोगों को बताएंगे, जिसको भेषज कल्पना के रूप में जाना जाता है। भेषज कल्पना आयुर्वेद की वह शाखा है जिसमें औषधियों को रोग, रोगी, दोष, धातु, अग्नि, ऋतु और आयु के अनुसार विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है। बस इतनी ये जो आयुर्वेद है हमारा, जो मतलब जिसके माध्यम से रोगी का इलाज किया जाता है प्राकृतिक जड़ी बूटियों के द्वारा, इन औषधियों का जो उपयोग है वो रोग, रोगी, दोष, धातु, अग्नि, ऋतु और आयु के अनुसार विभिन्न रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह केवल दवा बनाना नहीं है, बल्कि क्या है, ये औषधि के सक्रिय तत्व निकालना। जैसे क्या होता है कि किसी औषधि को अगर उनको जो है आपने उनका रस निकाला तो वो ज़्यादा तत्व उनके मिलते हैं। अगर उसको सुखा दिया गया, गर्म कर दिया गया या उबाल दिया गया तो उनके कुछ तत्व उसमें नष्ट हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद के इस भेषज कल्पना के अनुसार जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें औषधि के सक्रिय तत्व को निकालना, जो किसी भी तत्व में किसी भी औषधि में जो विषैले अंश होते हैं उनको हटाना, जैव उपलब्धता बढ़ाना, मतलब बायो अवेलेबिलिटी जो होता है उसको बढ़ाना, और उसके बाद कोशिकाओं तक दवा पहुंचाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो दीर्घकालीन संरक्षण। क्योंकि किसी दवा को ज़रूरी नहीं है कि तुरंत लेकर के और तुरंत पी लिए, दोबारा काम नहीं लगेगा। क्योंकि दवाओं का लगातार उपयोग करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि दवाओं का संरक्षण रखा जाए और रोग विशेष पर लक्षित प्रभाव उत्पन्न करना। मतलब ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए कोई रोगी है, अब वो रोगी को रोग के हिसाब से दवाई दिया जा रहा है, तो डॉक्टर का भी या जो आयुर्वेदाचार्य है या जो वैद्य है वो उसने अपना क्या बना रखा है, एक लक्ष्य बना रखा है। उसका एक लक्ष्य ये है कि भाई ठीक है, जो है हम इस मरीज को दवा दे रहे हैं और इस दवा के हिसाब से जो है अगर उसमें प्रभाव दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब दवा उसको काम कर रही है और फिर उस पर और काम करने की ज़रूरत है। और अगर वो दवा काम नहीं कर रही तो इसका मतलब इसका रोग कुछ दूसरा है और इसको अब दवा चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें इससे मिलती हैं। आयुर्वेद में हजारों वर्ष पहले ही निष्कर्षण तकनीक, किण्वन प्रक्रिया, सूक्ष्म प्रसंस्करण, वसा आधारित औषध वितरण प्रणाली तथा विषहरण जैसी उन्नति औषध निर्माण अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता था, जिसमें स्वरस, क्वाथ, आसव, अरिष्ट, भस्म, घृत तेल और शोधन प्रक्रियाओं का प्रमुख उदाहरण है। अभी इस बात को समझिएगा, निष्कर्षण तकनीक, किण्वन प्रक्रिया, सूक्ष्म प्रसंस्करण, वसा आधारित औषध वितरण प्रणाली तथा विषहरण, ये आज जो मॉडर्न साइंस जिसको आप लोगों के सामने लेकर के आता है और अंग्रेजी में बताएगा कि फर्मेंटेशन हमने कर दिया और ये हमने प्रसंस्कृत कर दिया या इसको हमने डिटॉक्स कर दिया। तो ये सब जो चीज़ें मॉडर्न साइंस बताती है, इसको हज़ारों हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने अपने शोध के माध्यम से, अपने खोज के माध्यम से, अपने सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से इन सभी चीज़ों पर काम किया था। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है जो आप आयुर्वेद में इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधि निर्माण का वैज्ञानिक आधार, जो आयुर्वेदिक औषधि निर्माण का जो वैज्ञानिक आधार है, मतलब जिस पर आयुर्वेद निर्माण निम्न वैज्ञानिक आधारों पर होता है, उसमें देखिएगा आयुर्वेदिक सिद्धांत में पहला संस्कार है। संस्कार को इसको आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ में केमिकल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है, जिसको आयुर्वेद में संस्कार बोलते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ में इसको केमिकल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा
उसमें भावना बोलते हैं, आयुर्वेद में इसको भावना बोलते हैं। और क्या कहते हैं, जब इसका हम आधुनिक वैज्ञानिक अर्थ देखेंगे तो नैनो साइज रिडक्शन दिखाई पड़ेगा हमको, नैनो साइज रिडक्शन दिखाई पड़ेगा, लिखा हुआ होता है। अगला क्वाथ, क्वाथ का मतलब ये होता है इसमें खौला करके किसी औषधि का रस निकालना। और क्या कहते हैं, अगर इसको अंग्रेजी में जाएंगे तो वाटर एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। आसो अरिस्ट, आसो अरिस्ट का मतलब ये है फर्मेंटेशन प्रक्रिया, जैसे सिरके इत्यादि को, जैसे क्या कहते हैं गन्ने के रस को या क्या कहते हैं अंगूर इत्यादि को सड़ाया जाता है पहले, और फिर उसको जो है उसमें से एक विशेष प्रकार का एल्कलाइड अल्कोहल निकाला जाता है, उसी को आसो या अरिस्ट बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया भी हमारे ऋषियों मुनियों को बहुत समय पहले पता था। ऐसा नहीं है कि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, जो मॉडर्न साइंस आया, तब इसको निकाला जाने लगा। ये बहुत हजारों हजार साल पहले से हमारे ऋषि मुनि इसको कर रहे थे। अगला है घृत, जिसको लिपिड ड्रग डिलीवरी बोलते हैं। लिपिड ड्रग डिलीवरी का मतलब जो है, ये जो घृत होता है इसको मेडिकेटेड किया जाता है तमाम चीज़ों को मिला करके। अगला भस्म है, ये नैनो कोलाइडल मेडिसिन होता है, मतलब इसमें जैसे अभ्रक है या स्वर्ण है या रजत है, चांदी जिसको बोलते हो, इनके कुछ तापमान पर भस्म तैयार किए जाते हैं और फिर वो रोगी को दिया जाता है, जिससे उसको अधिकाधिक लाभ हो। अगला शोधन है, शोधन का मतलब ये है कि जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिन होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको हटाना, उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, शोधन की प्रक्रिया। दूसरा अनुपालन, मतलब ड्रग कैरियर सिस्टम, इसको अनुपालन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देखिएगा, पंचविध कषाय कल्पना, अत्यंत गहन अध्ययन। ये पंचविध कषाय कल्पना जो है, इसका जब आप गहन अध्ययन करना शुरू करेंगे तो यह आयुर्वेद की एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है। एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब किसी चीज़ से जो है, जो उसके महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कितना ज़्यादा अवशोषित शोषित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको खींच सकते हैं अपनी तरफ, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, पौधों में विभिन्न प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग माध्यम से बाहर निकालना। अलग अलग माध्यम से बाहर निकालने का मतलब ये है बच्चों, वही जो अभी आप लोगों को बताया कि किसको स्वरस के रूप में, किसको कल्क के रूप में, किसको क्या कहते हैं अरिष्ट के रूप में, किसे आसो के रूप में, किसे बटी के रूप में कैसे देना, कैसे निकालना है, वो जो है हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से तय कर रखा है कि इसका इस फॉर्म में निकालोगे तो ज़्यादा लाभ करेगा, इस बीमारी में ज़्यादा लाभ करेगा। तो अब इसमें देखिएगा, इसके उदाहरण देखिएगा। पहला है एल्कलाइड्स, मतलब एल्कलाइड्स का मतलब क्षारीय औषधीय गुण, मतलब कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिसमें से अल्कलाइड निकलते हैं। कुछ में से ग्लाइकोसाइड्स, मतलब शर्करा युक्त औषधीय यौगिक बनाते हैं। अगला है टैनिन, टैनिन का मतलब ऐसी चीज़ें, कुछ वृक्षों से, पेड़ों से, फलों से जो है कसैलेपन का स्वाद आता है, उसको टैनिन के रूप में जानते हैं। अगला है वोलाटाइल ऑयल्स, मतलब कुछ वाष्पशील तेल या उसको उड़नशील तेल के नाम से जानते हैं। जैसे जब उनको खोलेंगे आप तो जो है उसमें से धुएं जैसा निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो वोलाटाइल ऑयल्स बोलते हैं उसको। रेजिन, रेजिन का मतलब गोंद जैसा होता है जो पेड़ों इत्यादि से निकलता है। अगला है फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स ये वनस्पति वर्णक यौगिक है जो वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। तो हर रसायन का जो सॉल्युबिलिटी पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, जो यहाँ पर आयुर्वेद के मतलब इस क्लास के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। अब है स्वरस कल्पना। स्वरस कल्पना का मतलब क्या है, मतलब फ्रेश प्लांट जूस एक्सट्रैक्शन। मतलब अगर स्वरस कल्पना आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही है तो आप इस बात को अंग्रेजी में, फ्रेश का मतलब ताज़ा हो गया, प्लांट का मतलब पौधा हो गया, जूस का मतलब रस हो गया, एक्सट्रैक्शन का मतलब उसमें से गार करके निकालना, छान करके निकालना। तो ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा स्वरस कल्पना, इसमें आप लोगों इसको शास्त्रीय भाषा में अगर हम कहें कि तो ताजे द्रव्य को कूट कर निचोड़ने से प्राप्त रस स्वरस कहलाता है। ये हम आप लोगों को 2 दिन से बता रहे हैं कि अगर स्वरस बनाना है तो किसी ताजी पत्ती को, किसी ताजी क्या कहते हैं फल को या किसी ऐसी चीज़ को लेके आइए, उसको अगर वो ताज़ा हो उसको खूब कूटिए किसी खरल में, खलबट्टे में, चाहे वो पत्थर का हो चाहे लोहे का हो, खटखटा करके उसको खूब कूट दीजिए और कूट करके जो है उसको मसल करके और कपड़े से छान लेंगे तो उसका रस जो प्राप्त होगा उसी को क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, पहली जो चरण है इसकी औसत चयन, ये ताजी होनी चाहिए, कीटनाशक रहित होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए। दूसरे चरण में इसको साफ जल से धुल लेना है। तीसरे चरण में इसको कूटना है खरल या सिलबट्टे में, जो अभी हमने आपको बताया। उसके बाद निचोड़ना है सूती कपड़े से। जब सूती कपड़े से निचोड़ेंगे तो उसमें से सारा जो उसका रस होता है वो निकल जाता है। वैज्ञानिक आधार, स्वरस में क्या पाया जाता है, एंजाइम्स, विटामिन्स,
अस्थिर तत्व और जीवित प्लांट, मतलब इतने सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं। सुरक्षित रहते हैं, गर्म करने पर ये नष्ट हो सकते हैं। हाँ, इसीलिए इसको गर्म करने पर नष्ट होने का मतलब ये है कि स्वरस को, जो स्वरस है, इसको इसीलिए क्या किया जाता है, इसको कूटा जाता है, ना गरमाया जाएगा, ना खौलाया जाएगा, ना इसको क्या कहते हैं भिगोया जाएगा, कुछ नहीं करना है। बस इसको ले आकर के और सीधा सीधा कूट करके और कपड़े से छान करके इसका रस निकाल लीजिए और रोगी को सीधे दे दीजिए। उदाहरण इसका, जैसे आप औषधि देखेंगे तो तुलसी स्वरस है, ये किसमें काम करता है, वायरल संक्रमण में। माने तुलसी के पत्ते को कूट करके उसका रस निकाल करके अगर रोगी को पिला दिया जाएगा तो जो वायरल संक्रमण होता है उसको, मौसमी जो वायरल संक्रमण होता है उस पर बहुत काम करता है और जल्दी से जल्दी रोगी को आराम मिल जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी आदमी की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और बार बार उसको बुखार होता है, इस तरीके की बीमारियाँ उसको हो रही हैं, तो गिलोय को कूट करके और उसका रस निकाल करके और रोगी को पिला दीजिए तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है, क्या होती है, इम्यून सिस्टम, वो उसकी मजबूत हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये प्रतिरक्षा वृद्धि करता है। आंवला स्वरस, आंवला को आप जानते हैं पूरे, क्या कहते हैं, हमको लगता है कि जितने भी आंवला जूस हैं, जितने भी आंवले हैं, ये सभी आंवला जो हैं, इसमें से विटामिन सी का ये एकदम स्रोत होता, भंडार होता है। तो ये जो विटामिन सी का स्रोत भंडार है, ये इसको कूट करके अगर इसका आप ताज़ा रस निकाल लोगे तो एकदम समझ लीजिए बहुत बेहतरीन काम करता है ये। तो इसलिए विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में मिलता है। अगला एलोवेरा रस है। एलोवेरा स्वरस का मतलब ये है कि जैसे एलोवेरा की पत्तियों को छील करके उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको निकाल करके अगर किसी रोगी को आप सीधे सीधे खिला देंगे तो पेट का कब्ज उसका खत्म हो जाता है, बहुत काम करता है। वास्तविक चिकित्सीय उपयोग में इसको देखेंगे गिलोय स्वरस। अब गिलोय का स्वरस जैसे मान लीजिए आप कूट करके वो डेंगू के मरीज को दिया जाता है तो डेंगू में बड़ा काम करता है। वायरल फीवर है किसी को तो उसको भी जो है आप दे सकते हैं। अगला है इम्यूनो मॉड्यूलेटर, ये इसमें भी काम करता है। वैज्ञानिक कारण इसका गिलोय में क्या है, टेनोस्पोरिन है और कार्डिफोलियोसाइड है। ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। ये जो उसमें से विशेष रसायन उसको कूट करके जब गाड़ते हैं, छानते हैं हम, तो उसमें से जो रसायन निकलते हैं वो टेनोस्पोरिन और कार्डिफोलियोसाइड, ये दो चीज़ें निकल करके आती हैं और ये रोगी में काम करती हैं। वो चाहे क्या कहते हैं डेंगू की बीमारी हो, चाहे फीवर की, वायरल फीवर हो, तो ये क्या करती हैं, ये उनके क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी पावर को उनके बूस्ट कर देती हैं। तो जब वो किसी आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे बीमारी को जो है वो हटाना शुरू कर देगी, शरीर से भगाना शुरू कर देगी और आदमी क्या कहते हैं सही हो जाते हैं। जैसे मतलब ये टेनोस्पोरिन और कार्डियोफोलियोसाइड जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो बीमारियों में काम करते हैं। अब इसमें देखिएगा कल्क कल्पना। कल्क कल्पना का मतलब मेडिकल बेड पेस्ट। मेडिकल बेड पेस्ट का मतलब जैसे ऐसी औषधियाँ जिनको कूट करके उनका पेस्ट बना करके और रोगी का उपचार किया जाता है, ऐसी चीज़ों को कल्क कल्पना कहते हैं, अर्थात मेडिकल बेड पेस्ट बोलते हैं। मेडिकल बेड पेस्ट का मतलब जैसे किसी पत्ती को लेकर के आए, उसको पीट करके चटनी जैसा बना दिए और रोगी के त्वचा पर या कटा फोड़ा फुंसी या इस तरीके का मोच घाव, इस तरीके की कोई चीज़ है उस पर लगा दिया, तो इसी को कल्क कल्पना कहते हैं। इसमें क्या होता है, ताजी औषधि को पीसकर सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड का मतलब समझ लीजिएगा बच्चों, ये ना तो जल के फॉर्म में है, मतलब ना तो ये लिक्विड है, ये तो ना तो लिक्विड के फॉर्म में होता है और ना तो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ये दोनों के बीच में होता है। मतलब ये ना बहुत ढीला रहेगा कि जल द्रव की तरीके से बहना शुरू कर दे और ना इतना ठोस रहेगा कि वो जो है आप उसको इधर उधर ना फैला सके। तो इसलिए इसको सेमी सॉलिड बनाते हैं और सेमी सॉलिड बना करके रोगी का उपचार किया जाता है। इनकी वैज्ञानिक विशेषता देखिएगा, कल्क के रूप में इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ये जब मौजूद रहते हैं तो यह इसलिए यह केवल एक्सट्रैक्ट नहीं बल्कि होल प्लांट थेरेपी है। होल प्लांट थेरेपी का मतलब सीधे सीधे उस प्लांट के सारे गुण उस क्या कहते हैं चटनी में आ गए हैं और उस चटनी को जिस जगह पर लगाओगे उस तरीके से वो कार्य करेगा। अब जैसे
इसका उपयोग की बात करेंगे, अगर किसी आदमी को घाव हो गया है, फोड़ा फुंसी हो गया है, इस तरीके की कोई समस्या आई हुई है, तो उसको नीम के पत्ती की चटनी बना करके और उसको उस पर लगा दिया जाता है, तो पेस्ट बना करके लगा दिया जाता है। धीरे धीरे घाव जो है वो सूखना शुरू हो जाता है, उसकी गंदगी समाप्त हो जाती है। अगर किसी आदमी को सूजन है तो हल्दी का कल्क, मतलब हल्दी को कूट करके पेस्ट बना करके, और किसी आदमी का सूजन है तो उसको लगा करके गर्म करके उसको उस पर लगा करके रात भर छोड़ दिया जाता है कपड़े से बांध करके, तो की सूजन धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर किसी आदमी को त्वचा का रोग है, मतलब जैसे क्या कहते हैं ये खजली, सोराइसिस या इस टाइप की कोई बीमारी है किसी आदमी को, तो उसको मंजिष्ठा का कल्क का पेस्ट बना करके, मतलब मंजिष्ठा का कल्क बना करके, मतलब पेस्ट बना करके और रोगी के त्वचा पर लगा दिया जाता है और रोगी इससे बहुत लाभ प्राप्त करता है। अब अगर आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो कल्क जो है ये हर्बल बायो एक्टिव मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड का मतलब सूजन रोधी यौगिक। ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब अगर किसी आदमी के चोट में, ऐसे पैर में या कहीं पर सूजन आ रही है तो इसमें जो गुण होते हैं वो उसके सूजन को समाप्त कर देते हैं। अगला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये हो गया ऑक्सीकरण रोधी तत्व, मतलब प्रतिऑक्सीडेंट का निर्माण करते हैं ये और उस रोगी को जो है फायदा पहुंचाते हैं। अगला है एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स। एंटीबैक्टीरियल का मतलब ये हो गया, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु होता है और एंटीबैक्टीरियल का मतलब जीवाणु रोधी। तो जीवाणु रोधी अणु उसमें पाए जाते हैं जो उसके जिसके कारण इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसके कारण ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसी चीज़ों को क्या करता है, समाप्त करने का काम जीवाणु रोधी होता है। तो ये धीरे धीरे उस चोट वाली जगह को, घाव वाली जगह को, फोड़े फुंसे वाली जगह को या इस तरीके की समस्याएं जहाँ पर रहती हैं उनको समाप्त करने का काम करता है। और ये तीनों गुण जो आप लोगों ने पढ़ा, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल, ये जो देखा आप लोगों ने, ये एक ही चटनी में तीनों एक साथ काम करते हैं। सबसे मज़ेदार बात ये है बच्चों। और उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर आप लोगों को अगला जो दिखाई पड़ेगा वो क्वाथ कल्पना है। क्वाथ कल्पना का मतलब डिकॉक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये डिकॉक्शन टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि यह आयुर्वेद की सबसे उन्नत जल आधारित निष्कर्षण प्रणाली है। यह आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कल भी हमने इस बात पर चर्चा किया था। इसका सूत्र क्या है कि 1 भाग औषधि ले लीजिए, 16 भाग जल ले लीजिए। अब 1 भाग औषधि को 16 भाग जल में क्या करिए, उबालिए। क्या करेंगे, उबालिए। अब जैसे जैसे आप उसको उबालते जाएंगे, जब मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने उस औषधि को डाला था, मतलब 1 लीटर पानी में उस औषधि को डाला था, तो जब उसका 1/4 बच जाए, मतलब 1 पाव पानी बच जाए, और तब उसको छान लीजिए और ठंडा करके क्या कहते हैं, रोगी को दे दीजिए, तो वो काम करता है। इसका वैज्ञानिक आधार उबलने से है। इसमें कठोर कोशिका भित्तियाँ टूटती हैं। कठोर कोशिका भित्तियाँ टूटने का मतलब ये है कि जो उसमें गुण होता है उसका, वो टूट करके गर्म होने से जल में मिल जाती है और शरीर के अंदर जा करके वो बहुत जल्दी काम कर देती है। अगला वाटर सोल्यूबल केमिकल्स बाहर आते हैं, मतलब जो वाटर सोल्यूबल केमिकल्स हैं वो बाहर निकल करके आते हैं, जैसे टैनिन्स है, बिटर्स है और पॉलीफेनल्स हैं। ऐसी चीज़ें जो क्वाथ में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे क्या कहते हैं, ये पौधों के भाग और उनके उपयोग। जैसे अर्जुन का छाल ले लीजिए आप, तो अर्जुन के छाल को जब खूब उबालेंगे और खूब उबालने के बाद उसमें से जो केमिकल निकल करके आता है, जिस रोगी को देंगे, ये किस रोगी को दिया जाता है, ये हृदय के रोगी को दिया जाता है। ऐसे लोग जो कार्डियक पेशेंट होते हैं, ऐसे लोगों को अर्जुन के छाल को उबाल करके और उसको पिलाया जाता है, तो बड़ा काम करता है। और जड़, ये 10 मूल माने वात रोग में काम करता है। और अगर तना, जैसे गिलोय का मतलब जड़, 10 मूल का जड़, तो ये क्या कहते हैं, ये वात रोगों में काम करता है। और तना में जैसे गिलोय है, गिलोय का तना, इसको कूट करके जो है उबाल करके अगर दिया जाएगा तो ये दूसरे प्रकार का काम करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो रोगी पर काम करती हैं। इनकी प्रसिद्ध औषधियाँ क्या हैं, जैसे 10 मूल क्वाथ, ये बात रोग को दुरुस्त कर देता है। पुनर्नवादि क्वाथ जो है ये सूजन को दूर कर देता है। और रसनादि क्वाथ जो है ये गठिया रोगों में काम करता है। और यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा गुण है कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग रोगों का उपचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। पुनर्नवादि क्वाथ का वैज्ञानिक आधार क्या होता है, इसमें बोएरा बिनोन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बोएरा बिनोन्स पाया जाता है। पुनर्नवीन, पुनर्नवाइन, ये 2 चीज़ें, 2 केमिकल पाए जाते हैं जो इसीलिए इसको पुनर्नवाद कहते हैं।
क्योंकि ऐसे केमिकल्स ये क्या कहते हैं, शरीर को एकदम पुनर् कर देते हैं, नया कर देते हैं। जैसे डायरेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये किस में काम करते हैं, ये सूजन में काम करते हैं, किडनी रोग में काम करते हैं, जलोदर में काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सूजन का मतलब शरीर के किसी हिस्से में सूजन हो, किडनी रोग का मतलब समझ रहे हो किडनी सही से काम नहीं कर रही है, जलोदर अगर आप ना जानते हो तो जान लीजिए जिन लोगों के पेट में पानी भरता है, पेट में पानी जिनके भरता है, ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं, जलोदर रोग बोलते हैं। और ये जलोदर रोग जो होता है धीरे धीरे शरीर में पानी भरेगा और वो पानी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और धीरे धीरे पेशेंट की स्थिति खराब होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि पेशेंट मर जाता है। हिमकल्पना, अब इसके बाद हिमकल्पना बनाना। हिमकल्पना के बारे में हमने कल भी चर्चा आप लोगों से किया था। कोल्ड इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी, कोल्ड इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स को सुरक्षित रखना। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको गर्म करने पर उनके जो मूल गुण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जब मूल गुण क्या कहते हैं, किसी कंपाउंड का समाप्त होने का डर रहता है तो उसको किस रूप में दिया जाता है, उसको हिमकल्पना के रूप में दिया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका मोटा चूर्ण बनाएंगे, 6 गुना ठंडा जल लेंगे, 8 से 10 घंटे उसी जल में डाल करके रखेंगे और उसके बाद छान करके रोगी को पिला देंगे तो काम करेगा। इसका वैज्ञानिक आधार जो है वो वोलाटाइल ऑयल्स और एरोमेटिक कंपाउंड गर्मी में उड़ जाते हैं, कोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्हें बचाती है। मतलब जैसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल ऑयल्स और एरोमेटिक कंपाउंड जो शरीर में गर्मी से उड़ जाते हैं, ये कोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्हें बचाती है, मतलब प्रिजर्व करती है, शरीर से निकलने नहीं देती है और क्या कहते हैं आदमी को वो रोग नहीं हो पाती है। इसकी औषध जैसे धनिया हिम है। धनिया हिम का मतलब ये है आप लोगों को कि धनिया की पत्ती को नहीं, सूखी धनिया को आप लेकर के आइए, उसको कूटिए और कूट करके उसको जो है एक जैसे क्या कहते हैं उसको जल में भिगोइए। 1/6 भाग इसका जल होता है, 6 गुना ठंडे जल में इसको डाला जाता है। जैसे 1 भाग इसका होगा क्या कहते हैं धनिया का और 6 भाग होगा जल, और उसको रात भर भिगो करके रखिए और रोगी को सुबह उठ के उसको मसल करके छान करके और रोगी को उसको पिला दीजिए। तो अगर उस रोगी के पेशाब में जलन हो रही है तो धीरे धीरे उसकी जलन समाप्त हो जाएगी। 2-3 दिन जहाँ इसको करेंगे तहाँ एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सारिवा हिम, ये अगर किसी आदमी की रक्त पित्ती है, रक्त पित्त मतलब उसके रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, उसके रक्त में क्या कहते हैं पित्त बढ़ा हुआ है रक्त, तो उसको सारिवा हिम उसको ठंडा कर देता है। अगर अगला है मुलेठी हिम। मुलेठी एक प्रकार का क्या कहते हैं पौधे की जड़ टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि जिसको गैस्ट्राइटिस है, जिस व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस है, तो गैस्ट्राइटिस की समस्या अगर दूर करनी है तो मुलेठी हिम मतलब मुलेठी की जड़ को भिगो करके पानी में रात भर रख दीजिए और सुबह छान करके उसको मसल करके छान करके और रोगी को पिला दीजिए। धीरे धीरे गैस्ट्राइटिस में उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगला है फांट कल्पना। फांट, इसके नाम से फांट है, ये हार्ट इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। हार्ट इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इसको जो आप जिसको हर्बल टी के नाम से जानते हो, जिसको आप चाय के नाम से जानते हो, तो ये इसको चाय की तरीके से मतलब पानी में डाला जाएगा, खूब उबाला जाएगा और उबाल करके उसको सीधे उतार करके किसको दिया जाएगा, रोगी को दिया जाएगा। पानी उबालना, आँच से हटाना, चूर्ण डालना और ढक देना। और जब इतना काम आप कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम लेटर यू फाइंड दैट दिस सब्सट्रैक्ट इज नोन एज फांट। पानी उबलना, आँच से हटाना, चूर्ण डालना या ढक देना। वैज्ञानिक आधार इसका क्या है, भाप बंद रहने से। भाप बंद रहने से क्या होता है, एसेंशियल ऑयल्स और एरोमेटिक केमिकल्स बने रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, जो रोगी पर काम करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, अजवाइन फांट। अजवाइन फांट ये गैस में काम करता है। मुलेठी फांट ये गला में काम करता है। अगर किसी के गले में खराश है या क्या कहते हैं गले में इन्फेक्शन है तो मुलेठी फांट देने से बहुत फ़ायदा करता है। जीरा फांट आदमी में क्या करता, अपच में काम करता है। अगर किसी आदमी का भोजन पचने में समस्या है तो जीरा फांट उसको पिलाया जाता है, उसका अपच समाप्त हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फांट में देखेंगे। दूसरा है संस्कार सिद्धांत। संस्कार सिद्धांत में आप समझने का प्रयास करिएगा। गहन वैज्ञानिक अध्ययन, ये संस्कार सिद्धांत का गहन वैज्ञानिक अध्ययन क्या है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, अर्थात संस्कार से नए गुण उत्पन्न होते हैं। सबको पता है संस्कार के मुख्य उद्देश्य क्या है, टॉक्सिसिटी कम करना, पोटेंसी बढ़ाना, एब्जॉर्प्शन बढ़ाना, सेल्फ लाइफ बढ़ाना,
टारगेटेड एक्शन देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। टॉक्सिसिटी कम करने का मतलब है कि किसी औषधि में जो टॉक्सिन होता है, क्या होता है टॉक्सिन, जिसको आप जहर बोलते हो, जिसको आप विष बोलते हो, जिसको आप क्या कहते हैं गंदगी बोलते हो, ऐसी चीज़ों को सबसे पहले क्या किया जाता है औषधि में कम से कम, मतलब इस तरीके से उसको प्रसंस्कृत किया जाए कि उसकी टॉक्सिन को बाहर निकाल दिया जाए। अब अगर मान लीजिए किसी औषध से 100% नहीं निकाला जा रहा है तो भी कोशिश किया जाता है कि 99%, 98% मतलब कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम इसमें से निकाल ही लिया जाए। अगला पोटेंसी का मतलब होता है उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसकी पावर को बढ़ाना। अगला है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कितना उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, खींच सकते हो, अवशोषित कर सकता है, इसको उसकी क्षमता को बढ़ाना। अगला है सेल्फ लाइफ बढ़ाना, मतलब उस जो भी औषधि है उसकी लाइफ को बढ़ाना। अगला है टारगेटेड एक्शन देना, मतलब अब उसको किस मरीज को किस बीमारी पर देना है, ये सब काम करना होता है। भावना प्रक्रिया, इसको बेट ट्रिटोरेशन बोलते हैं। बेट ट्रिटोरेशन में क्या होता है चूर्ण प्लस औषधि रस लगातार घोटना, चूर्ण और औषधि रस को मिला करके लगातार घोटा जाता है। इसका वैज्ञानिक प्रभाव क्या है, प्रैक्टिकल साइज रिडक्शन, माने बार बार घोटने से क्या होता है कि माइक्रोनाइजेशन और नैनो साइज फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें डेवलप होती हैं इससे, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और बायो अवेलेबिलिटी उस चीज़ की बढ़ जाती है, जो बहुत काम करता है बच्चों रोग में। इसका उदाहरण जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस औषधि है, त्रिभुवन कीर्ति रस। भावना द्रव्य इसका अदरक रस है, मतलब अदरक के चूर्ण को मिला करके और उसके अदरक का चूर्ण डाल करके उसके रस में घोटना, तो उससे जो तैयार होता है उसको त्रिभुवन कीर्ति रस बोलते हैं। संजीवनी रस, संजीवनी बटी, एक गिलोय रस से बनाते हैं, तो मतलब औषधि संजीवनी बटी है, भावना द्रव्य उसका क्या है गिलोय रस, मतलब इन दोनों चीज़ों को मिला करके बनाया जाता है। अगला है शोधन सिद्धांत, आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन। शोधन सिद्धांत में क्या होता है आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन। अब इस शोधन का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को शुद्ध करना, तो शोधन सिद्धांत का मतलब शुद्ध करने का सिद्धांत। अब आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, मतलब आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बोलें तो उस चीज़ के जो उसमें टॉक्सिन्स हैं उसको डिटॉक्स करना, मतलब उसको निकाल करके बाहर फेंकना। यह आयुर्वेद का टैक्सिकोलॉजी विज्ञान है। टैक्सिकोलॉजी विज्ञान में आप देखेंगे विष को हटाना, भारी धातु को उपयोग योग्य बनाना, मतलब जैसे कोई धातु ऐसी है जिसका आप भारी है और आप रोगी उसका डायरेक्ट सेवन नहीं कर सकता है, तो उसके भारीपन को कम किया जाता है, उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाता है। सूक्ष्मता उत्पन्न करना, सूक्ष्मता उत्पन्न करने का मतलब ये है कि उसके अंदर उसके जो माइन्यूट चीज़ें हैं उनको उत्पन्न करना और उनसे इलाज करना। अगला है उदाहरण जैसे गंधक शोधन प्रक्रिया, घी में गंधक पिघलाना, दूध में डालना और बार बार दोहराना। इस प्रक्रिया से क्या कहते हैं वैज्ञानिक आधार इसका क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं और सल्फर सॉफ्ट बनता है। अगला है कुलचा शोधन। कुलचा शोधन में स्ट्रेचनिन होता है, शोधन के बाद टॉक्सिसिटी कम होती है, मेडिसिनल इफेक्ट अधिक होता है। अगला है मारण सिद्धांत, इसको आयुर्वेद में नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मारण धातु का भस्म बनाना, धातु को भस्म के रूप में बनाना। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि अध्ययनों में पाया गया है स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म में नैनो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मारण प्रक्रिया इसमें शोधन, भावना, चक्रिका निर्माण, संपुट, पुट देना, ये सारी चीज़ें आती हैं बच्चों। अब पुट प्रणाली देखिएगा आप, ताप नियंत्रण तकनीकी। ताप नियंत्रण तकनीकी में जैसे आप पुट देखिए, महापुट उपयोग किस पर होता है लोहा पर, गजपुट किस पर अभ्रक पर, कपोतपुट किस पर होता है नाजुक पदार्थ पर। ऐसी चीज़ों को मिला करके ऐसे ही प्रक्रियाओं के द्वारा भस्म इत्यादि का निर्माण होता है। अब जैसे अभ्रक भस्म, सहस्त्र पुट्टी अभ्रक, 1000 पुट उस पर डाला जाता है तब जाकर के ये अभ्रक भस्म बनता है। उपयोग इसका अस्थमा, कमजोरी और टीबी, इन चीज़ों पर इसका काम होता है। संधान सिद्धांत, अब देखिएगा संधान सिद्धांत का मतलब ये हो गया फर्मेंटेशन साइंस, आयुर्वेद का प्राकृतिक बायो फर्मेंटेशन विज्ञान। कैसे प्रक्रिया, काढ़ा बनाना, गुड़ मिलाना, धातु की पुष्प मिलाना, बंद पात्र में रखना, और जब इसको क्या कहते हैं फर्मेंटाइज होता है ये, तो इसमें नेचुरल अल्कोहल बनता है, प्रिजर्वेशन इसका बढ़ता है, एक्सट्रैक्शन इसका बढ़ता है, जो रोगी को बाद में छान करके दिया जाता है और रोग में बड़ा आराम करता है। इसी से आसव और अरिष्ट में अंतर है। आसव बिना उबले बनाया जाता है
और कच्चे रस से बनाया जाता है, और अरिष्ट को उबाल करके, और ये क्वाथ पर आधारित। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे लिखा मिलेगा आसव, और ऐसे आबलीक अरिष्ट मिलेगा, ऐसे आपको अरिष्ट मिलेगा, ऐसे अरिष्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आसव का मतलब ऐसी चीज़ें जो बिना उबाले और कच्चे रस से बनाई जाती हैं। जैसे गन्ने का सिरका आपने देखा है, गन्ने का सिरका, जैसे गन्ने का रस आपको कच्चा रखा जाता है, उसको उबाला नहीं जाता है, और धीरे धीरे फर्मेंटेशन प्रक्रिया उसमें होती है, और वो क्या बन जाता है, उसमें कुछ ऐसे अल्कोहल डेवलप होते हैं, ऐसी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं, ऐसे रस उसमें डेवलप होते हैं कि वो रस जो है वो गन्ने के रस से सीधे सीधे किस में चेंज हो जाता है, सिरके में चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आसव के रूप में बोलते हैं। और अरिष्ट का मतलब क्या होता है? अरिष्ट का मतलब उबाला जाएगा, मतलब जो भी रस है उसको उबाला जाएगा, और उसके बाद उसको क्वाथ आधारित बनाया। क्वाथ का मतलब भी उबाल करके जो चीज़ें होती है उसको क्वाथ के निर्माण में बनाया जाता है। इसका उदाहरण जैसे अशोकारिष्ट है, ये हृदय स्त्री रोग में काम करता है। अर्जुनारिष्ट है, हृदय रोग में काम करता है। कुमार्यासव है, ये लिवर में काम करता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला स्नेह पाक सिद्धांत, लिपिड डिलीवरी सिस्टम। आप इसमें देखिएगा, यह आयुर्वेद की सबसे उन्नत ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक आधार घी और तेल होता है। इसमें फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। ब्रेन डिलीवरी करता है और नर्व पेनिट्रेशन करता है, नर्व पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। इसका मूल अनुपात जो है 1 भाग कल्क, 4 भाग घृत या तेल, और 16 भाग द्रव, ये चीज़ें इसमें मिलती हैं। इसका उपयोग जैसे ब्राह्मी घृत बनाते हैं। ये ब्राह्मी घृत अगर किसी आदमी को पिलाया जाए तो उस आदमी का स्मृति मतलब मेमोरी उसकी तीव्र हो जाती है। क्या तेज हो जाती है? मेमोरी उसकी तेज हो जाती है। पंचगव्य घृत उस आदमी को दिया जाता है जो मानसिक रोगी मतलब साइको के जो मरीज, साइकियाट्रिक मरीज जो है, उनको पंचगव्य घृत दिया जाता है। महानारायण तेल, अगर किसी आदमी को वात रोग है तो उसको महानारायण तेल दिया जाता है कि उस स्थान पर लगावे और जो वात की समस्या है उसका वो समाप्त हो जाए। अगला है अनुपालन सिद्धांत, ड्रग कैरियर सिस्टम। इसको समझिएगा, अनुपालन औषधि को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। अनुपान सिद्धांत का मतलब क्या है? अनुपान औषधि को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने में मदद करता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण जैसे त्रिफला है, गर्म जल, इसका परिणाम क्या होगा? वजन घटेगा, क्योंकि जब त्रिफला गर्म जल के साथ आप लोगे तो ये शरीर में जा करके आपके आंत में, आमाशय से आंत में जितनी मल है उनको खींच करके आपके शरीर से बाहर कर देगा। तो जब गंदगी आपके शरीर से निकल जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट जमी हुई है उस फैट को हटा देगा। तो परिणाम इसका ये होगा कि आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। त्रिफला, घी प्लस शहद, अगर त्रिफला को घी या शहद के साथ मिक्स करके खा लिया जाए तो नेत्र लाभ होता है। अगर चूर्ण है, इसको शहद के साथ खा लिया जाए तो कफ रोग में काम करता है। तो अलग अलग चीज़ों के साथ अगर इनका प्रयोग, एक ही औषधि का अलग अलग चीज़ों के साथ जब प्रयोग करा दिया जाता है तो वो अलग अलग तरीके का जो है लाभ रोगी को देता है। अब इसके बाद मात्रा सिद्धांत है, पोजोलॉजी। अब पोजोलॉजी का मतलब है औषधि की मात्रा। अभी कल भी हमने इस बात पर चर्चा किया था कि औषधि की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये व्यक्ति के आयु पर, उसके रोग पर, उसकी अग्नि पर, उसकी प्रकृति पर और ऋतु कौन सा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जब कोई वैद्य या कोई आयुर्वेदाचार्य आपको दवा देता है, कोई दवा देता है, तब वो रोगी को बहुत तेज़ी से काम करता है। रोगी क्या होता है? जल्द ही स्वस्थ हो जाता है, जल्द ही क्या हो जाता है? स्वस्थ हो जाता है। इसलिए ना कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे त्रिफला ही किसी व्यक्ति को देना है तो वहाँ पर आप लोगों को जब आप देखेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे, आयुर्वेद की किताबों का अध्ययन करेंगे, तमाम किताबों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर देंगे, जैसे बताया गया चाल, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है तो ये बताया जाएगा कि इसको 4 ग्राम दीजिए। अगर 50 साल का है तो 5 ग्राम दीजिए। लेकिन अगर 60 साल का है तो उसको 6 ग्राम नहीं देना है। यहीं पर यही चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो 60 साल का है तो उसको 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। फिर 50 साल तक, मतलब 50 साल तक, अगर कोई 20 साल का आदमी त्रिफला का सेवन करना शुरू कर रहा है ऋतु के अनुसार, तो उसको 20 साल का आदमी तो उसको 2 ग्राम, अगर 30 साल का है तो 3 ग्राम, अगर 35 साल का है तो भी 3 ग्राम, 40 साल का है तो 4 ग्राम,
50 साल का है तो 5 ग्राम, लेकिन 60 साल का है तो 5 ही ग्राम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा दे दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयु, रोग, अग्नि और उस व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसके शरीर की प्रकृति की, वात प्रकृति की है, कफ प्रकृति की है, या क्या कहते हैं पित्त प्रकृति की है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋतु कौन सी है और कौन सा चीज़ देने पर रोगी को, जैसे मान लीजिए कोई अभी ठंडी का मौसम और उसको हिम फॉन्ट दे दिया गया और वो नुकसान कर गया उस आदमी को, तो घबरा जाएगा ना। हिम दे दिया गया उसको तो घबरा जाएगा। तो इसलिए जो है ये पता होना चाहिए, इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। अब रोगी जैसे बालक है तो औषधि की मात्रा कम होगी, वृद्ध है तो मध्यम, और युवा है तो उसको पूर्ण जितना होना चाहिए उतना उसको दे दिया जाएगा। अब अगला है काल सिद्धांत, टाइमिंग सेल्फ लाइफ। टाइमिंग सेल्फ लाइफ में आप देखिएगा, जैसे औषधि और सेवन का समय, चूर्ण भोजन के बाद लिया जाता है, क्वाथ खाली पेट लिया जाता है। जैसे क्या है ना कि अगर इस तरीके से लिया जाएगा तो वहाँ पर दवा की पोटेंसी बढ़ जाती है बच्चों, क्योंकि अगर चूर्ण को भोजन के बाद लोगे तो जो भोजन अभी आपके शरीर में गया हुआ है उसमें मिक्स हो जाएगा और उस भोजन को अच्छी तरीके से पचाने में मदद करेगा। तो भोजन को जब अच्छी तरीके से भोजन पचेगा तो उसके तमाम सब्सट्रैक्ट आपकी आमाशय की दीवारें आपकी आंतें उसको सोखेंगी और वो आपके शरीर में लगेगा तो जल्दी आपको दवा काम कर जाएगी। अगला क्वाथ, अगर कोई आदमी क्या कहते हैं, अगर क्वाथ के रूप में किसी आदमी को दवा देनी है तो खाली पेट दीजिए। खाली पेट देंगे तो चूंकि एकदम पूरा क्या कहते हैं आंतें आमाशय सब खाली होता है तो ज़्यादा तेज़ी से क्या कहते हैं वो आपके शरीर में लगता है। अगला घृत, अगर घृत के फॉर्म में देना है तो उसको सुबह देना है, रात में नहीं देना है। अब ये सेल्फ लाइफ क्या है, जैसे औषधि और अवधि, चूर्ण को 2 से 6 माह तक आप संरक्षित रखिए, बटी को 1 से 5 वर्ष तक, बटी का मतलब टैबलेट जो गोली के फॉर्मेट में होता है उसको, आयुर्वेद की गोलियों को 1 से 5 साल तक आप संरक्षित कर सकते हैं, बस उसमें हवा और पानी मतलब नमी न लगने पावे। आसो है, जितना पुराना उतना अच्छा। हमने आप लोगों को बताया ना, जैसे अभी भी आप लोग फिल्म वगैरह देखेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि जितनी पुरानी शराब उतनी ज़्यादा चढ़ती है। सेम वही प्रक्रिया किसकी है, आसव की है। आसव भी जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा काम करता है वो, क्योंकि आसव वगैरह खराब होने वाली चीज़ें नहीं, अगर उसमें केमिकल नहीं डाला गया है, किसी प्रकार का कोई बाहरी चीज़ उसमें मिक्स नहीं किया गया है, तो जितना पुराना होगा उतना अच्छा काम करेगा। तो अगला भस्म है, ये भस्म को आप दीर्घकालीन सुरक्षित रख सकते हैं, वो जल्दी खराब होने का उसमें नाम नहीं लेता। अब प्रमुख शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाएँ, शास्त्रीय आयुर्वेदिक दवाएँ जैसे च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश बनाया। अभी उपयोग इसमें रसायन, संजीवनी बटी ये ज्वर, योगराज गुग्गुल गठिया में काम करता है, अश्वगंधा रिष्ट कमजोरी में दिया जाता है, आरोग्यवर्धनी बटी लीवर की समस्याओं में दिया जाता है, त्रिफला चूर्ण कब्ज में दिया जाता है। अब अभी पत्तिकर चूर्ण ये अम्ल पित्त में, अगर मान लीजिए किसी को अम्ल पित्त है तो उसमें दिया जाता है। सीतोपलाद चूर्ण खांसी में दिया जाता है। तो जैसे अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को खांसी है तो सीतोपलाद चूर्ण में आप प्लस करिए शहद और उस रोगी को चटा दीजिए 2-3 बार, तो कैसी भी खांसी आ रही होगी खांसी बंद हो जाती है। इसका उपयोग हम भी करते हैं सर्दियों में, जब हमको खांसी होती है तो सीतोपलाद चूर्ण को शहद के साथ हम चाट लेते हैं तो ये हमारा समाप्त हो जाता है। अब जैसे आपका क्या कहते हैं त्रिफला चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण भी लेने का तरीका बहुत कई प्रकार का है, मतलब आप इतने प्रकार का आप पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने प्रकार का एक ही त्रिफला को ले लिया जाए। लेकिन आप लोगों को बताएं कि अगर त्रिफला आपके शरीर में कब्ज, आपके पेट में कब्ज है तो त्रिफला के चूर्ण को अगर गुनगुना पानी गर्म जल के साथ, गर्म जल से अगर उस आदमी को जो है आपने दे दिया तो उसका कब्ज टूट जाएगा, और कब्ज टूट जाएगा तो उसकी आधी बीमारी समाप्त हो जाएगी। अश्वगंधा रिष्ट है, अगर किसी आदमी को भयंकर कमजोरी है, अश्वगंधा रिष्ट आपको रिष्ट के फॉर्म में मिलता है, ये पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। कमज़ोर आदमी को सुबह मंजन अंजन करने के बाद उसको पिला दीजिए, कमजोरी में बड़ा काम करता है। योगराज गुग्गुल जो है, अगर किसी आदमी को गठिया की बीमारी है तो योगराज गुग्गुल उसको दिया जाता है, धीरे धीरे उसकी गठिया की बीमारी को समाप्त करता है। च्यवनप्राश एक ऐसा रसायन है, इतने सारे उसमें चीज़ें मिला करके बनाया जाता है, और ये काम जब रोग मतलब
रोगी हो या ऐसे सामान्य आदमी भी च्यवनप्राश खा सकता है। ठंडी गर्मी कभी खा सकता है, ऐसा नहीं केवल ठंडी में खा सकता है। तो च्यवनप्राश जब खाएगा तो जानते हैं उसमें से जो रसायन निकलते हैं उस आदमी के क्या कहते हैं पूरे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और वो आदमी धीरे धीरे से उसके चेहरे पर चमक आती है और आदमी बिल्कुल ताकतवर दिखाई पड़ता है। अब देखिएगा, भेषज कल्पना केवल परंपरागत दवा निर्माण नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक्सट्रैक्शन साइंस है, फर्मेंटेशन साइंस है, नैनो मेडिसिन है, लिक्विड ड्रग डिलीवरी है और डिटॉक्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। मतलब ये सारी चीज़ें किसमें हैं, ये भेषज कल्पना, जिसको आप बैलगाड़ी का क्या कहते हैं, बैलगाड़ी के ज़माने वाला इलाज जिसको आप पिछड़ा इलाज बोलते थे, आप इसको समझ देखेंगे ना तो ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर देती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब उसकी बराबरी, उससे ज़्यादा ताकतवर दिखाई पड़ती है। इसलिए इसमें एक्सट्रैक्शन साइंस को एक्सट्रैक्शन साइंस भी कह लेते हैं, फर्मेंटेशन साइंस भी कहते हैं, नैनो मेडिसिन भी इसमें होता है, लिक्विड ड्रग डिलीवरी भी पाया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी पाया जाता है। ये इसमें दम है, इसमें क्षमताएं हैं। इसका जो अत्यंत विकसित रूप है वो आयुर्वेद हजारों वर्ष पहले ही उन सिद्धांतों का प्रयोग कर रहा था। उन्हें आधुनिक विज्ञान आज एडवांस फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कहता है। और इसी के साथ एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो यूपी एग्ज़ाम्स का बैच चल रहा है, यूपी एग्ज़ाम्स का जो बैच चल रहा है, इसमें यूपी SSSC की ये वैकेंसी, हमारा ये जो यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का बैच है, जिसमें हम आप लोगों को वीडियोज़, ऑनलाइन क्लासेस, 10,000 MCQs PDF, क्लास PDF, डेली क्विज, इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराएंगे। और आपको सफल बनाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो हम सारे प्रयास मिल करके करेंगे और आप लोगों को सफल बनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इसके PDF, वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा ये जो क्लास चल रहा है ये बहुत सस्ता, सबसे सस्ता हम लोगों ने बना करके रखा है। लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया है, लोगों की जेब को ध्यान में रख करके बनाया है। मात्र 999 रुपये हम लोगों ने इसकी कास्ट रखी है, ताकि हर आदमी पे कर सके और आसानी से पढ़ सके। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्या कहते हैं नंबर पर, जो नंबर 9026 92 73 और 15, इस पर आप कॉल करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।